Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ali Ahmed. Today our topic about the enzyme kinetics. Enzyme kinetics क्या है? सबसे पहले हम एंजाइम को देखते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम क्या होता है. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं. ठीक है. अब एंजाइम रिएक्शन का रेट कितना इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स. तो एंजाइम काइनेटिक्स क्या है कि एंजाइम के रिएक्शन का जो रेट की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स. इसको इस तरह भी हम बोल सकते हैं, द रेट एट विच एंजाइम वर्क, दिस स्टडी इज कॉल्ड द एंजाइम काइनेटिक्स. इसको हम एंजाइम काइनेटिक्स बोलते हैं. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स हैं जो कि उस पर उसकी एक्टिविटी को, उसकी रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं और एंजाइम उनको किस तरह रिस्पॉन्स करता है. ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे. उसमें हमारे पास उन पैरामीटर्स में हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इनहिबिटर्स का इफेक्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. एंजाइम काइनेटिक्स में हम क्या करेंगे, जितने भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये ओल्डेस्ट अप्रोच है एंजाइम के रिएक्शन को समझने के लिए, एंजाइम के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इन एंजाइम काइनेटिक्स. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एंटोइन जॉन ब्राउन, जो कि स्टडी कर रहा था फर्मेंटेशन ऑफ द सुक्रोज बाय द यीस्ट. वो क्या कर रहा था, सुक्रोज की फर्मेंटेशन करवा रहा था यीस्ट की प्रेजेंस में. ठीक है. उसने कहा यीस्ट के अंदर कोई ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि क्या करवा रही होती है, सुक्रोज की फर्मेंटेशन करवा रही होती है, सुक्रोज को चेंज करवा रही होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर. ठीक है. उसने कहा वो सब्सटेंस क्या है, एंजाइम है. फिर उसने उसने कहा कि जो रेट है एंजाइम के रिएक्शन का, जो रेट है वो सुक्रोज की अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, कि सुक्रोज कितना डाला वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है. लेटर उसने ये कहा कि कुछ कम्प्लेक्स बनते हैं रिएक्शन के दरमियान, कुछ कम्प्लेक्सेस बनते हैं, लेकिन उसने पायनियर्स था, मीन उसको एंजाइम काइनेटिक्स में उसने थोड़ी सी बेस बनाई इस चीज़ की कि एंजाइम के रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भी बनता है. इस चीज़ को उसने नहीं बताया, लेकिन उसकी बुनियाद इसने रख दी सुक्रोज की फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बता के. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था वो एंट्रियन जॉन ब्राउन ने किया था. कब, 1902 में. क्या क्या कर रहा था वो, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवा रहा था बाय इन्वर्टेज. और सुक्रोज की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है. फिर जो है एंजाइम काइनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप प्ले किया है वो दो साइंटिस्ट ने किया, एक लियोनर माइकेलिस और दूसरा माउड मेंटन. ठीक है. इन्होंने अपना रोल प्ले किया था. इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने कहा कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जाके कंबाइन करता है और प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उसके दरमियान एक ट्रांजिशन, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बोलते हैं. वो क्या करता है, वो एंजाइम रिएक्शन के दौरान बनता है. ठीक है. इसको हम एक्सप्लेन से रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्म्स सीखेंगे ताकि हम इक्वेशन, जिसे हम माइकलिस माउड मेंटन इक्वेशन बोलते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन टर्म्स की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जितनी भी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स होती है उनका सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन रेट होता है जिसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्शन पे कोई असरअंदाज नहीं होती. ठीक है. जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज भी करते जाओगे ना, रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होगा. इस टर्म्स को लाजमी समझे माइकलिस इक्वेशन को, इक्वेशन को समझने के लिए. ठीक है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कि जिसमें रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे. जितना मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो आप, लेकिन एंजाइम का जो रेट है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है. दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि आप एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे. ठीक है. वो एक सबस्ट्रेट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे. लेकिन अगर वो दो सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट हो, ठीक है, या एक सबस्ट्रेट के स्क्वेयर्स का प्रोडक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप समझे, ये दो टर्म्स जो हैं ये आगे जाकर आएंगी. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है, कि इसमें एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है.
वाला हमें इन 2 ग्राफ को समझना होगा। हमें पता है कि एंजाइम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ मिलेंगे, ठीक है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। अब जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट आते जाएँगे, एंजाइम क्या करता जाएगा, उनको प्रोडक्ट में चेंज करता जाएगा। जैसे टाइम गुज़रता जाएगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है? ये ग्राफ इसलिए होता है और ये ग्राफ क्या है, प्रोडक्ट और टाइम के दरमियान है कि जैसे-जैसे ही टाइम गुज़रता जा रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बनती जा रही है, सबस्ट्रेट हमारे पास कम होते जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके रेट को हम किस तरह लिखते हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें, तो उसका हम रेट किस तरह लिखेंगे, सबस्ट्रेट का ओवर द टाइम, ठीक है? उसको हम उसको क्या बोलते हैं, रेट, ठीक है? ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ओवर द कितने टाइम के अंदर वो सबस्ट्रेट जो हो रहा है, वो चेंज हो रहा है उसके प्रोडक्ट के अंदर और ये प्रोडक्ट कितने टाइम के अंदर बन रही है, उसके रेट को। यही रेट क्या कहलाता है, ये वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने इस ग्राफ को सीखा कि ग्राफ क्या होते हैं। सेकंड वन हम ये देखेंगे, हमारे पास पहले हमने बनाया था सबस्ट्रेट और टाइम के दरमियान, फिर प्रोडक्ट और टाइम के दरमियान। अब हम देखेंगे सबस्ट्रेट और रेट के दरमियान, एंजाइम का रेट के दरमियान, यानी कि एंजाइम की वेलोसिटी के दरमियान। अब ये देखिए, सबसे पहला ग्राफ आप देखें, जैसे ये एक्स एक्सिस किसको ज़ाहिर कर रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, जैसे हम इधर मूव करते हैं, ठीक है? और ये लाइन हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है कि ये एंजाइम की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? अब ये देखिए हमारे पास कि जैसे-जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारे पास रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? अब मुझे बताएँ, ये कौन-सा रिएक्शन का रेट होगा, कौन-सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? देखिए एंजाइम का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। अगर सबस्ट्रेट ना हो तो एंजाइम का रेट तो इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है? तो एंजाइम का रेट कब इंक्रीज़ करा, जैसे सबस्ट्रेट उसके पास है। तो ये हमारे पास कौन-सा आ गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, ठीक है? लीनियर इंक्रीज़ इन वेलोसिटी विद इंक्रीज़ इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है? इसके बाद हमारे पास प्लेट्यू रीजन शुरू हो गया, जिसे हम पैराबोलिक हाइपरबोलिक कर्व भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंजाइम की जो वेलोसिटी है, एंजाइम का जो रेट है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है? अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे एंजाइम का रेट जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है? एंजाइम का रेट इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये कौन-सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ये ग्राफ को माइकलिस मेंटन ग्राफ को समझने के लिए बेसिक टर्म्स हैं, इनको आप समझ लें। सबसे पहले देखें क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले जैसे सबस्ट्रेट अवेलेबल थे, एंजाइम का रेट क्या होता था? इंक्रीज़ होता जाता था। एंजाइम का रेट डिपेंड कर रहा था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। लेकिन अब एंजाइम का सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एंजाइम का जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है? इसे हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलेंगे, ठीक है? अब जितना मर्ज़ी हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन करें, नहीं हो रहा है। जितना रिएक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचना था, पहुँच गया। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वी मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ को समझें, वो है हमारे पास ये देखिए, माइकलिस जो ऑर्डर माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है ना, वो बेसिकली इसी कर्व को एक्सप्लेन करती है। ठीक है? जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन वो किसको एक्सप्लेन करती है? इसी कर्व को एक्सप्लेन करती है मैथमेटिकली कि इसको तो एक्सप्लेन कर देगा ना, ज़ीरो ऑर्डर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है, लेकिन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है उसको ड्राइव करना पड़ता है, ठीक है? उसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं किसके दरमियान, वी नॉट, वी मैक्सिमम और केएम, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम अपने इधर देखें, हमारे पास ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये वाला ग्राफ हमने सीख लिया, ये भी ग्राफ हमने सीख लिया। यहाँ पर इस ग्राफ को, लास्ट वाले ग्राफ को आप समझें। लास्ट वाले ग्राफ में आप देखें अगर आप, तो पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? उसको और उसका रेट भी, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, ब्लैक रीजन शुरू हो गया, जहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एंजाइम का रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया। ये इसकी हाफ मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है? अब हाफ मैक्सिमम वैल्यू पर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम केएम बोलते हैं, ठीक है? तो केएम क्या है? केएम इज़ बेसिकली द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दैट गिव्स द हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है? तो ये केएम वैल्यू बेसिकली क्या है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। केएम वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दैट गिव्स द हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, उसको हम केएम बोलते हैं, ठीक है? तो इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है। या इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि केएम बेसिकली क्या है? केएम बेसिकली सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पर वी मैक्स क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, ठीक है? अब एक और चीज़ को समझिए, की कैट क्या होता है? ये की कैट बिल्ली वाला नहीं है, ये की कैट क्या है? टर्नओवर नंबर है। अब टर्नओवर नंबर से मुराद क्या है? 1 सेकंड के अंदर एक एक्टिव साइट पर कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द टर्नओवर नंबर, या इसे हम की कैट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? ये की कैट या केएम वैल्यू जो है, ये हमें एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में बताती है। एंजाइम की जो एफिशिएंसी है ना, ई मैं लिख रहा हूँ, एंजाइम की एफिशिएंसी, ये डिपेंड करती है की कैट ओवर केएम, ठीक है? जितना की कैट ज़्यादा होगा, की कैट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक एक्टिव साइट में 1 सेकंड पर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज़्यादा चेंज हो रहे हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम की एफिशिएंसी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। जितना केएम की वैल्यू कम होगी, उतना ही एंजाइम की एफिशिएंसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब केएम की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? कि लेस सबस्ट्रेट हमें रिक्वायर्ड है, थोड़े से सबस्ट्रेट चाहिए, एंजाइम का जो रेट है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा, ठीक है? ये हमें बताता है कि एंजाइम हमारा क्या एफिशिएंट है। लेकिन अगर इसके अपोज़िट हमारे पास केएम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए हमारे पास फार्मूला क्या आता है? एंजाइम एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू की कैट ओवर केएम, ठीक है? लेकिन याद रखें, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, तो ये डिक्रीज़ होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? केएम की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ हो रही है, एंजाइम की एफिशिएंसी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? इसका मतलब है कि आपका एंजाइम अब लेस एफिशिएंट है। ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, कहाँ तक पहुँचने के लिए? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने के लिए, ठीक है? केएम क्या है? वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसमें हमारा एंजाइम का जो रेट है, वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास, हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको माइकलिस का जो मॉडल है, माइकलिस मेंटन जो मॉडल है, उसको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसने सबसे पहले क्या प्रपोज़ किया था? इसने कहा था कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहा होता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता होता है, ठीक है? वो एंजाइम तो इसके जो मेन पोस्टुलेट वो क्या थे कि एंजाइम जब कंबाइन करता है सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इसी तरह होता है ना हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट
लैदा। अब इन टर्म्स को समझने में आसानी होगी किसी क्वेश्चन से। एंजाइम कंबाइन करेगा सबस्ट्रेट के साथ, क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट जो होगा वो गेट मॉडिफाइड, यहाँ पर देखिए मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड होके वो किस में चेंज हो गया? सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया टू गेट एसोसिएटेड विद द एंजाइम प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट जो है वो गेट रिलीज्ड, ये रिलीज हो गया, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पर देखें इस चीज़ को समझें। एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर चेंज हो रहा है, ये K1 जो है ये फॉरवर्ड रेट है और K2 जो है वो रिवर्स रेट है, ठीक है। यहाँ पर देखें इस साइट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है? उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। Km वैल्यू जो है वो इसकी रेशियो होती है, वो इस चीज़ के बारे में भी हमें बताती है। Km वैल्यू, एक Km वैल्यू हमें क्या बताती है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक कोई रिएक्शन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। दूसरा हमें क्या बताएगी कि एंजाइम सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन और उसकी ब्रेक डाउन क्या हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में पता लग जाएगा। अब हमारे पास माइकलिस मेंटन जो कर्व है उसको समझेंगे, ठीक है। इसने रिलेशनशिप डिराइव किया किस-किस के दरमियान? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और रिएक्शन के रेट के दरमियान। इसने क्या कहा कि जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्यों? क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी सबस्ट्रेट की मदद से, एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करते रहे, एंजाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमें कर्व हासिल हुई, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं और इसी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होती है? माइकलिस मेंटन कर्व होती है, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है उसको ड्राइव करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसकी हमने ये फॉर्म लिख दी है। इस फार्मूले को समझें, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स, ठीक है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर के एम प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। इसको आपने लास्ट में याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो इसमें एमसीक्यूज हैं, एक हाइपरबोलिक कर्व है पंक्ति इसके दरमियान और ये एक फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है? तो के एम को ही हम क्या बोलते हैं? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये देखो के एम क्या होता है? के एम सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिसमें रेट कहाँ तक पहुँच जाता है? मैक्सिमम के हाफ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट विच वी मैक्स बिकम हाफ, वी मैक्स क्या हो गया? यहाँ पर हाफ हो गया। के एम जो वैल्यू है ये हमें ये बताती है एंजाइम सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था पहले भी कि ये जो है वो किसके बराबर होता है हमारे पास? ये रेट होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो डिसोसिएशन रेट है, डिसोसिएशन मीन ब्रेक डाउन का रेट ओवर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन का रेट। अगर केएम की वैल्यू जो है वो क्या होगी? लोअर होगी तो क्या होगा? एंजाइम क्या होगा? लेस एफिशिएंट होगा। मैंने इसको याद करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, एंजाइम एफिशिएंसी इज इक्वल टू की कैट। की कैट क्या है आपके पास? टर्नओवर नंबर है और ये क्या है? K। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि आपका एंजाइम क्या है? एफिशिएंट है। एंजाइम एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या है कि थोड़े से सबस्ट्रेट चाहिए और आपका एंजाइम जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। एफिशिएंसी इसी को, एंजाइम की एफिशिएंसी इसी को कहते हैं कि एंजाइम मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे पहुंचता है, कितना पहुंचता है, ठीक है। केएम वैल्यू हमें ये बताएं। अगर केएम वैल्यू लेस हुई तो इसका मतलब क्या है? एंजाइम आपका एफिशिएंट है, लेस थोड़े से सबस्ट्रेट चाहिए, एंजाइम अपनी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा हमारे पास एंजाइम जो होगा वो लेस एफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, हमें मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू तक भी पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बताया कि केएम वैल्यू, फिर उसके बाद टर्नओवर नंबर की उसने डेफिनेशन बताई है और टर्नओवर नंबर का फार्मूला बताया कि कैट का भी फार्मूला आपने याद रखना है। उसका हमने क्या कहा कि मैक्सिमम ओवर ई टी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है टर्नओवर नंबर? कि हमारे पास कितने जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो एक एक सेकंड के अंदर कितने एक्टिव साइट जो है वो कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को चेंज कर रही होती है, किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ये हमें क्या बताती है कि ये की कैट होती है, ठीक है। और ईटी से क्या मुराद है कि अमाउंट ऑफ द टाइम, वो टाइम जो हमें रिक्वायर होता है एक सबस्ट्रेट को उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए, ये ईटी होता है। और मैक्सिमम यानी कि उसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो इनहिबिटर क्या होते हैं कि वो एजेंट होते हैं जो कि एंजाइम की रिएक्शन को क्या करते हैं? स्लो डाउन करवा देते हैं, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करवा देते हैं। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलते हैं, इनहिबिटर ऐसे जो जाके मिलते हैं और जाके एंजाइम की सारी कन्फर्मेशन उसके अंदर ऐसी चेंजेस ले आते हैं कि एंजाइम बेचारा काम करने के काबिल ही नहीं रहता, ठीक है। तो वो होते हैं इरिवर्सिबल, उनको हम हटा भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। हमने रिवर्सिबल के बारे में पढ़ना है। रिवर्सिबल की थ्री टाइप्स होती हैं, एक कॉम्पिटिटिव, एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है? इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जिन्होंने एंजाइम के साथ मिलेंगे और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट भी है और यहीं पर हमारी प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट क्या बेटा हमारे पास क्या कह सकते हैं? इनहिबिटर्स है। मैं उसको ब्लू कलर में शो करता हूँ। अब इनके दरमियान कंपटीशन होता है, इसकी शेप भी इसके साथ मिलती होती है, ठीक है। ये हमारा सबस्ट्रेट और ये हमारा इनहिबिटर। अब इनके दरमियान कंपटीशन चल रहा है, कौन पहले पहुंचेगा, कौन जाके उसकी एक्टिव साइट पे जाकर कंबाइन करेगा, ठीक है। कंपटीशन चालू होता है। अगर इनहिबिटर जाके मिल गया तो क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये होता है एंजाइम इनहिबिटर। इसके आप किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं? आप क्या करें? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें। सबस्ट्रेट की जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा हमारे पास? ये इनहिबिटर्स क्या हो जाएंगे? रफ़ा-दफ़ा हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास दोबारा बन जाएगा, ठीक है। और इसमें हमने केएम वैल्यू के बारे में बताना है, तो केएम वैल्यू जो होती है वो इसमें ज़्यादा होती है, एमसीक्यूज़ हैं। और वी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास रिमेन द सेम रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम्स और वो जाके एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट नहीं मिलता, आगे क्या चीज़ मिल जाती है? उसके साथ इनहिबिटर्स आके मिल जाते हैं, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनती, एंजाइम इनहिबिटर बन जाते हैं बस, ठीक है। और अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होगा कि ये देखिए, ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास वो दूसरा है, क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स, ठीक है? सबस्ट्रेट तो जाके उधर मिल जाएगा, ठीक है?
और ये जो इन्हिबिटर्स होता है ना, ये एक्टिव साइट पे नहीं मिलता बल्कि एक्टिव साइट के अलावा किसी और रीजन पे जाके मिलता है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं इनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स। ये अनकॉम्पिटिटिव हो गया। इनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स में नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स में क्या होता है कि हमारे पास वही चीज़ है कि हमारे पास सब्सट्रेट भी होता है, हमारे पास इन्हिबिटर्स भी होता है, ठीक है? लेकिन अब इन्हिबिटर जाके एक्टिव साइट पे जाके नहीं अटैच होगा बल्कि क्या होगा, हमारे पास एक्टिव साइट के अलावा किसी और रीजन में जाकर अटैच होगा। और जो हमारे पास ये सब्सट्रेट है, ये जाके उसके साथ अटैच भी हो सकता है, नहीं भी अटैच हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि वो दोनों उनके दरमियान कॉम्पिटिशन चल रहा होता है और उन्होंने एक्टिव साइट पे जाकर अटैच होना है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि उन्होंने सब्सट्रेट पे जाके उधर ही अटैच होगा, लेकिन हमारे पास इन्हिबिटर जो होगा वो जाकर कहाँ पे जाके अटैच होगा अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है? जब तक वो उसके साथ अटैच रहेगा, कोई आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है? या वो क्या कर सकता है, एक तो उसके साथ भी मिल सकता है या एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी मिल सकता है, ठीक है? तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स होते हैं, ठीक है? अगर इसको ओवरकम करना हो तो हमें इन्हिबिटर्स को ही हटाना पड़ेगा। सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन का कोई डिपेंड नहीं होता है, इसमें याद रखना है कि Vmax जो होता है वो डिक्रीज़ होता है और Km जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो रिमेन अनचेंज रहती है, ठीक है? केएम वैल्यू अनचेंज रहती है। फिर उसके बाद हमारे पास केएम वैल्यू अनचेंज रहने का मतलब क्या है कि एफिनिटी एंजाइम की जो एफिनिटी है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है? बिकॉज़ वो जाकर उसके एक्टिव साइट पे तो जाके अटैच नहीं हो रहा। अनकम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स में क्या होगा कि जो इन्हिबिटर्स होगा वो जाके सिर्फ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलेगा, ठीक है? लेकिन प्रोडक्ट तीनों में नहीं बनेगी, याद रखना जब तक इन्हिबिटर्स अटैच होगा। तो याद रखें इसमें क्या होगा कि वीमैक्स और केएम दोनों डिक्रीज़ करेंगे और हमारे पास ये देखें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम काइनेमेटिक्स।